हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलिट। स्कॉलर एलिट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे। हमने इसके पहले प्रोनाउन के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए थे, जिसमें हमने प्रोनाउन के बहुत सारे रूल्स को डिस्कस किया था। आप लोगों के बहुत सारे जो डाउट्स रहे होंगे प्रोनाउन के रिगार्डिंग, वो सभी मुझे लगता है अब क्लियर हो गए होंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट आपके बने होंगे प्रोनाउन के रिगार्डिंग। जब मैंने प्रोनाउन का पहला वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था केसेस होते हैं 3 टाइप के: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। और जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि हम इन तीनों केसेस का डिटेल में एनालिसिस करेंगे हमारे अगले वीडियोस में। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं तीनों केसेस का डिटेल में एनालिसिस देखेंगे। देखिए, प्रोनाउन का नॉलेज बिना उन केसेस की स्टडी के अधूरा है, क्योंकि प्रोनाउन के बहुत सारे रूल जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं उन्हीं तीनों केसेस से। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं वो स्कॉलर एलीट के सब्सक्राइबर हैं। अगर आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है तो उस पर लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो, केसेस। अब देख लेते हैं केसेस होते क्या हैं। देखिए, केसेस की अगर बात करें, केस शोज द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। जो केस होते हैं आपके नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं विद इन अ सेंटेंस। अ नाउन और प्रोनाउन कैन गेट 3 प्लेसेस इन अ सेंटेंस। मतलब नाउन और प्रोनाउन का आप विद इन द सेंटेंस 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करते हैं उसे एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट तो वो आपका कहलाता है सब्जेक्टिव केस। अगर आपको उसे यूज़ करते हैं एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट तो वो आपका कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस। और आप अगर उसका यूज़ करते हैं पोजीशन मेकिंग के लिए, यानी कि किसी चीज़ पर अधिकार बताने के लिए, तो वो होता है आपका पॉजेसिव केस। अब देखते हैं कुछ रूल्स और उनके यूजेस। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उनके लिए, तीनों के लिए होते हैं आपके 3 केसेस: सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। इस लिस्ट को हमने बहुत डिटेल में देखा था हमारे प्रोनाउन पार्ट 1 में, तो इसका हम ज़्यादा अभी डिटेल नहीं देख रहे हैं। आई के लिए होता है पॉजेसिव केस माई या माइन, और ऑब्जेक्टिव केस होता है इसका मी। वी के लिए जो होता है आपका पॉजेसिव केस होता है आर या फिर आर्स, और फिर ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। यू के लिए जो होता है आपका पॉजेसिव केस योर या फिर होता है योर्स, और ऑब्जेक्टिव केस होता है यू। अब देखते हैं हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ नाउन आर यूज्ड इन द सेम स्ट्रक्चर। देखिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ नाउन का आप यूज़ करते हैं एज अ सेम स्ट्रक्चर। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, राम हेल्प्ड श्याम। अब देखिए, राम हेल्प्ड श्याम में राम है आपका सब्जेक्ट और श्याम है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये राम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में के रूप में है और यहाँ पर श्याम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर अगर आप बोलें श्याम हेल्प राम, अब देखिए स्ट्रक्चर सेम वही है सेंटेंस का, पर इस केस में अब श्याम है आपका सब्जेक्ट तो वो आपका एज अ वर्क करेगा सब्जेक्टिव केस में, और राम जो है वो हो गया है अब ऑब्जेक्ट तो वो वर्क करेगा एज अ ऑब्जेक्टिव केस में। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन इज मेड बाय यूजिंग फॉलोइंग 2 रूल्स। देखिए, किसी भी नाउन का अगर आपको पॉजेसिव फॉर्म बनाना है तो आपके पास 2 मेथड होती हैं। या तो आप यूज़ कर लीजिए अपोस्ट्रोफी एस का, या फिर आप यूज़ कर लीजिए ऑफ का। देखिए, अपोस्ट्रोफी एस जो आता है वो आता है आपका ह्यूमन बीइंग या फिर सजीव वस्तुओं के साथ, और ऑफ का यूज़ आप करते हैं न्यूट्रल जेंडर या फिर निर्जीव वस्तुओं के साथ। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, दिस इज़ राम्स कार। अब देखिए, राम जो है यहाँ पर वो है आपका ह्यूमन बीइंग, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है अपोस्ट्रोफी एस का, जो है बिल्कुल सही। दिस इज़ द हैंडल ऑफ द कार। कार है आपकी न्यूट्रल जेंडर यानी कि निर्जीव वस्तु, तो उसके लिए हमने यूज़ किया है ऑफ का, जो कि है बिल्कुल सही। अब देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रूल। देखिए, कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स की बात करें तो इन द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ कम्स। देखिए, ऑफ किस कंडीशन में आ सकता है ह्यूमन बीइंग के साथ भी, वो हम देखते हैं। देखिए, अगर इफ़ द प्लस एडजेक्टिव, मैंने आपको बताया था अगर द के साथ एडजेक्टिव आप यूज़ करते हैं तो वो शो करता है एंटायर कम्युनिटी को।
और अगर वो एंटायर कम्युनिटी को शो कर रहा है और आप अगर आपको उनका पोजीशन बनाना है तो फिर आप वहाँ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते, तब आपको वहाँ यूज़ करना होगा ऑफ का। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में द पुअर जैसा कि आप देख सकते हैं लगा हुआ है द, और पुअर जो है आपका एडजेक्टिव, तो वो किसी एक सिंगल पुअर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पूरी एंटायर कम्युनिटी को। और अगर आपको इसका पोजीशन बनाना है तो आप यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया अपोस्ट्रोफी एस का, जो कि है गलत। इसका सही स्ट्रक्चर होगा द लाइफ ऑफ पुअर। ठीक है, द लाइफ ऑफ पुअर आपको यूज़ करना था इसका पोजीशन बनाने के लिए। सो द लाइफ ऑफ पुअर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये है आपका बिल्कुल सही। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अपोस्ट्रोफी एस। देखिए हम विद इन द सेंटेंस में अपोस्ट्रोफी एस का रिपीटेशन बार बार नहीं करते, ये आपको करना होता है रिमूव। तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, किसी सेंटेंस में 2 अपोस्ट्रोफी लगे हुए हैं, तो आप उनमें से एक को ऑफ में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में मोहन्स ब्रदर्स कार इज़ ब्रोकन। अब यहाँ पर देखिए मोहन्स के साथ भी है अपोस्ट्रोफी एस, ब्रदर्स के साथ भी है अपोस्ट्रोफी एस, तो ये जो स्ट्रक्चर माना जाता है ये माना जाता है गलत। आपको एक अपोस्ट्रोफी को है जो वो रिमूव करना पड़ेगा। तो आप इस सेंटेंस को ऐसा बोल सकते हैं द कार ऑफ मोहन्स ब्रदर इज़ ब्रोकन। आपने जो ब्रदर्स के साथ जो था अपोस्ट्रोफी एस उसको रिमूव कर दिया इस ऑफ के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर केवल एक अपोस्ट्रोफी एस बचा है, जो कि स्ट्रक्चर के हिसाब से माना जाता है सही। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट रूल। ऑफ का यूज़ आप तब भी कर सकते हैं जब आपको बनाना हो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन के केस में रिलेटिव प्रोनाउन अपने जस्ट पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को करता है रिप्रेजेंट। ठीक है, तो जैसे अगर लिखा हुआ आई लाइक राजूस कार, हु इज़ अ गुड बॉय। अब जो हु है वो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट करेगा अपने जस्ट आगे आने वाले नाउन या प्रोनाउन को। तो यहाँ पर है आपका कार नाउन, ये अब हु रिप्रेजेंट करेगा कार को, तो कार हु इज़ अ गुड बॉय लिखा हुआ है, तो कार तो गुड बॉय हो नहीं सकती है ना, तो ये सेंटेंस है आपका गलत। ठीक है, अब अगर बात करें इसका सही सेंटेंस की, तो आई लाइक कार ऑफ राजू हु इज़ अ गुड बॉय। अब हु है यहाँ पर फिर से रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि जस्ट अपने आने वाले पहले आने वाले नाउन को करेगा रिप्रेजेंट, तो अब वो कर रहा है राजू को रिप्रेजेंट। ठीक है, केस को ध्यान से देखिएगा दोनों सेंटेंस को, तो अब वो कर रहा है राजू को रिप्रेजेंट, तो राजू इज़ अ गुड बॉय ये हो सकता है आपका, तो ये है आपका बिल्कुल सही। तो आपने यहाँ पर क्या किया, अपोस्ट्रोफी एस को हटा दिया, ऑफ से इसको कर दिया रिप्लेस, तब वो बन गया रिलेटिव प्रोनाउन आपका सही स्ट्रक्चर में। तो ये सेंटेंस मतलब कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कि आपको प्रॉपर अरेंजमेंट करना हो रिलेटिव प्रोनाउन का, तब भी वहाँ पर आप अपोस्ट्रोफी एस ना लगाकर ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये रूल हो गया होगा क्लियर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, इन द फॉलोइंग कंडीशंस कम्स विद न्यूटर जेंडर ऑल्सो। न्यूटर जेंडर के साथ भी आप लगा सकते हैं अपोस्ट्रोफी एस अगर आपके हों फॉलोइंग केसेस। टू मेक पोजीशन ऑफ प्लेस नेम, अगर आपको किसी प्लेस के नेम के साथ पोजीशन का यूज़ करना है तब आप अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल देखें, इंडियाज़ परफॉर्मेंस इन ओलंपिक गेम्स इज़ नॉट वेल। तो यहाँ पर इंडिया जो है फिर है एक न्यूटर जेंडर निर्जीव वस्तु, लेकिन उसके साथ आपने लगा दिया है अपोस्ट्रोफी एस। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको एक प्लेस नेम का पोजीशन बताना है और उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं अपोस्ट्रोफी एस का। देख लेते हैं और नेक्स्ट रूल, इफ़ नॉन लिविंग थिंग इज़ नेचुरली वेरी लार्ज। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग बहुत बड़ी है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं अपोस्ट्रोफी एस उसके साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जांपल, सन्स रेज, सन है आपका फिर से एक न्यूटर जेंडर पर आपने यूज़ किया उसके साथ अपोस्ट्रोफी, इस रूल के हिसाब से यह बिल्कुल सही। मून्स लाइट, मून भी देखिए आपका बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पर ये जो न्यूटर जेंडर है वो भी बहुत बड़ी है, तो उसके साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं अपोस्ट्रोफी एस का, बिल्कुल सही है। हिमालयाज़ पीक, हिमालय भी देखिए आप बहुत विशाल स्ट्रक्चर है, बहुत विशाल माउंटेन रेंज है, तो उसके साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं अपोस्ट्रोफी एस का। एक और कंडीशन हम देखते हैं, व्हेन न्यूटर जेंडर इज एग्जेगरेट। एग्जेगरेट मतलब कि आप किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बता दें,
तो मतलब कि अगर आप किसी न्यूट्रल जेंडर को इतना बढ़ा चढ़ा दें कि वो एज अ ह्यूमन एक्ट करने लगे, तब वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं अपोस्ट्रॉफी एस। जैसा कि कोर्ट्स ऑर्डर, तो ये कोर्ट्स ऑर्डर को हम इतना, कोर्ट को हम इतना एक्सेग्रेट कर देते हैं कि वो एज अ ह्यूमन जैसा ट्रीट होने लगता है, जैसे कोर्ट्स ऑर्डर, तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं अपोस्ट्रॉफी एस को। अब देखते हैं कुछ और रूल्स। न्यूट्रल जेंडर के साथ आप एक और केस में लगा सकते हैं अपोस्ट्रॉफी एस, अगर ये बन जाए मेज़रमेंट ऑफ समथिंग, अगर ये न्यूट्रल जेंडर मेज़रमेंट ऑफ समथिंग अगर आप ट्रीट करेंगे तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं अपोस्ट्रॉफी एस का। जैसे कि अगर लिखा हुआ है 1 डेज़ मैच, तो इस कंडीशन में भी है आपका बिल्कुल सही 1 वीक्स लीव। आप 1 वीक्स लीव यानी कि आप इसको मेज़रमेंट जैसा ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी यह हो जाएगा बिल्कुल सही। अब ये रूल आपका जो नेक्स्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है। आप किसी इडियम्स और फ्रेजेस में जो है वो विद इन द इडियम्स और फ्रेजेस आपका हमेशा याद रखिएगा कोई रूल फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो कोई रूल फॉलो नहीं होता कि मतलब कैट्स पॉ अगर लिखा हुआ है तो वो होगा सही, विट्स एंड लिखा है तो वो होगा सही, एट स्टोन्स थ्रो लिखा है तो भी वो होगा सही। यहाँ पर कैट, विट्स और जो स्टोन है वो हैं आपके न्यूट्रल जेंडर, पर उनके साथ लगाया हुआ है आपने अपोस्ट्रोफी एस। आपके लिए ये होमवर्क है कि आपको बताना है इन तीनों का मीनिंग। आप इन तीनों का मीनिंग, इन तीनों इडियम और फ्रेज का मीनिंग हमें कमेंट करके बताएंगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की। देखिए सब्जेक्टिव केस बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सब्जेक्टिव केस अगर आता है तो उसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब का, या फिर इसको आप रेसिप्रोकल बोल सकते हैं कि अगर आप बाद में वर्ब लगी हुई है तो आपको यूज़ करना है सब्जेक्टिव केस का। जैसे कि अगर लिखा हुआ है राम, श्याम एंड मी डिसाइडेड टू प्ले क्रिकेट। अब देखिए डिसाइडेड है यहाँ पर आपकी वर्ब, ठीक है। वर्ब का यूज़ किया है आपने बाद में, तो मैंने आपको बताया कि वर्ब के पहले आपको लगाना है सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर ये तीनों होने चाहिए आपके सब्जेक्टिव केस। राम, श्याम तो हैं आपके सब्जेक्टिव केस क्योंकि नेम को आप एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर मी जो है यहाँ पर वो मी जो है वो सब्जेक्टिव केस नहीं है, मी है आपका ऑब्जेक्टिव केस। मी के लिए जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है आई। तो यहाँ पर होना था राम, श्याम एंड आई डिसाइडेड टू प्ले क्रिकेट। ये सेंटेंस है आपका गलत। राम, श्याम एंड आई डिसाइडेड टू प्ले क्रिकेट होता आपका सही। अब इसी का नेक्स्ट रूल अगर आप देखें मिलता जुलता हुआ, तो अगर वर्ब पहले लगी है तो उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस का आपको यूज़ करना होगा अगर वर्ब आपने पहले यूज़ की हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में ही हेल्प्ड मोहन, सोहन एंड आई इन ट्रबल, ठीक है। तो हेल्प्ड यहाँ पर देखिए है वर्ब, और वर्ब अगर आपने यूज़ कर ली है पहले तो इसके बाद जो केसेस आने थे वो सभी होने थे आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। मोहन जो है, देखिए नाम जो होते हैं आपके ना, वो आप उन पे कोई रूल नहीं होता कि वो हमेशा सब्जेक्टिव होंगे या होंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो वो आप उनको सब्जेक्ट भी ट्रीट करते हैं और ट्रीट करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट भी। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं इस केस में, इस केस में भी हैं आपके ऑब्जेक्टिव सोहन। और जो आई है मगर वो है आपका सब्जेक्टिव, आई है आपका सब्जेक्टिव केस जो कि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से है गलत। आई की जगह आपको यूज़ करना था मी का, ठीक है। तो ये सेंटेंस है आपका गलत। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। देखिए पॉजेसिव केस जब भी होता है, पॉजेसिव केस के साथ आता है हमेशा V1 ING, या फिर इसको आप रिवर्स में बोलें तो अगर V1 ING है तो उसके साथ आपको यूज़ करना है पॉजेसिव केस का। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है आई रनिंग इज़ फास्ट, आई है आपका सब्जेक्टिव केस और V1 ING आपने यूज़ किया है, तो इस हिसाब से ये हो गया आपका गलत। मी रनिंग फास्ट, ये भी आपका होगा गलत क्योंकि मी जो है यहाँ पर वो है आपका ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस के साथ आप V1 ING का यूज़ नहीं करते, तो ये भी होगा आपका गलत। माई रनिंग इज़ फास्ट, ये होगा आपका बिल्कुल सही क्योंकि माई जो है यहाँ पर वो है आपका पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव केस के साथ आप यूज़ करते हैं V1 ING का, तो ये सेंटेंस हो गया आपका बिल्कुल सही। अब देखिए अगर नेक्स्ट रूल बहुत इम्पॉर्टेंट, देखिए इस रूल को स्पेशली याद रखिएगा। कोई भी अगर आपने प्रीपोजिशन यूज़ किया है तो उसके बाद हमेशा आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस।
बहुत सारे लोगों को इसमें रहता है डाउट, यहाँ पर कर देते हैं मिस्टेक्स। प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद हमेशा यूज़ होगा ऑब्जेक्टिव केस का। देख लेते हैं एग्जाम्पल। ही हैज़ गिवन मनी फॉर मोहन, सोहन एंड आई। आप देख लेते हैं ही हैज़ गिवन मनी फॉर जो है यहाँ पर वो है आपका प्रीपोजिशन, ठीक है, फॉर है आपका प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद आने थे सभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। मोहन एंड सोहन जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट होंगे। आई जो है यहाँ पर वो है आपका सब्जेक्टिव केस, जो कि है आपका गलत। आई सब्जेक्टिव केस है, तो इस प्रोनाउन के प्रीपोजिशन के बाद आपको यूज़ करना था ऑब्जेक्टिव केस का, तो यहाँ पर है गलत। आई की जगह यूज़ होना था आपका मी का, तो ये सेंटेंस है आपका गलत। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। लेट के बाद हमेशा यूज़ होता है ऑब्जेक्टिव केस का। लेट के बाद आपको हमेशा यूज़ करना है ऑब्जेक्टिव केस। एग्जांपल आप देख सकते हैं, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट द स्टूडेंट्स एंड आई गो इनसाइड। देखिए, अब देखिए, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट आपने यहाँ पर किया यूज़। अब इस लेट के बाद जो भी सब आएगा प्रोनाउन वो यूज़ होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आई जो है वो है फिर से आपका सब्जेक्टिव केस, जो कि है आपका गलत। आई की जगह आपको यूज़ करना था मी का, तो ये सेंटेंस है आपका गलत। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। बट प्लस सब्जेक्टिव केस कम्स इफ वर्ब इज़ यूज्ड आफ्टर इट। देखिए, अगर बट लगा हुआ है ऐसा स्ट्रक्चर में, फिर उसके साथ आप सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं अगर उसके बाद में वर्ब का यूज़ हुआ है, ठीक है। बट है और वर्ब का यूज़ हुआ है बाद में, तो फिर वहाँ पर आपको यूज़ करना है सब्जेक्टिव केस का। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, राम इज़ ऑनेस्ट बट मी इज़ डिसऑनेस्ट। देखिए, इस जो है यहाँ पर वो है आपकी वर्ब, ठीक है, और बट लगाया हुआ आपने, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है बट, आप स्ट्रक्चर देखिए, बट है और वर्ब है, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना था सब्जेक्टिव केस का। मी जो है यहाँ पर वो है आपका ऑब्जेक्टिव केस, जो कि है गलत। मी की जगह आपको यूज़ करना था आई का। राम इज़ ऑनेस्ट बट आई इज़ डिसऑनेस्ट होता आपका सही, ये सेंटेंस है आपका गलत। अब देखिए इसी का नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। अगर लगा हुआ है बट, पर अगर आपकी वर्ब है मिसिंग, वर्ब अगर आपकी मिसिंग है तो फिर आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्टिव केस का। दोनों ही रूल हैं एकदम मिलते जुलते। देखिए, बट है और वर्ब है तब तो आप यूज़ करेंगे सब्जेक्टिव केस का, पर अगर बट लगा हुआ है पर वर्ब है मिसिंग तो वहाँ पर होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल जैसा कि आप देख सकते हैं, ही हेल्प्ड नन बट आई इन ट्रबल। अब देखिए, लगा हुआ है बट, पर अगर आई के बाद आप देखें तो कोई वर्ब नहीं है आपकी, ठीक है। ट्रबल जो है वो है आपका नाउन, ठीक है। तो वर्ब है मिसिंग, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना था ऑब्जेक्टिव केस का। आई है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस, तो आई जो है वो है आपका यहाँ गलत। आई की जगह आपको यूज़ करना था मी का। ही हेल्प्ड नन बट मी इन ट्रबल होता आपका सही, ये सेंटेंस है आपका गलत। अब देख लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की। आप अगर आपका स्ट्रक्चर है इट और उसके बाद आपने यूज़ किया है इज़ और वॉस का, तो फिर वहाँ पर आता है आपका सब्जेक्टिव केस। जैसे कि अगर लिखा हुआ है इट इज़ मी हु कैन डू दिस वर्क, इट इज़ आपका देखिए स्ट्रक्चर है, फिर आपको यूज़ करना था सब्जेक्टिव केस का। यहाँ पर आपने जो मी यूज़ किया है वो है आपका ऑब्जेक्टिव केस, जो कि है आपका गलत। इट इज़ आई होना था, इट इज़ आई हु कैन डू दिस वर्क। देखिए आप स्ट्रक्चर देखिए, इट इज़ है, फिर आपको यूज़ करना था सब्जेक्टिव केस का, यहाँ आपने यूज़ किया ऑब्जेक्टिव केस का, जो कि हो गया गलत। तो ये सेंटेंस है आपका गलत। प्रोनाउन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था दे हु का आप यूज़ नहीं करते। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा, मैंने बताया था दे हु कन्वर्ट हो जाता है दोज हु में। पर इस तरह के स्ट्रक्चर में जबकि पहले लगा हुआ है आपका इट इज़, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उस केस में आपका यूज़ होता है सब्जेक्टिव केस। सो आएगा इट इज़ दे हु आर एबल टू डू दिस वर्क। दे है आपका सब्जेक्टिव केस, ठीक है, याद रखिएगा, दे है आपका सब्जेक्टिव केस, जो कि है आपका बिल्कुल सही।
तो ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है इफ से, फिर होता है आपका सब्जेक्ट, फिर होता है आपका वर, तो वो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं सब्जेक्टिव केस का, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो होता है इमेजिनेशन के लिए, ठीक है। अगर आप इसका एग्जांपल देखें तो इफ़ लगा हुआ है हमारा, फिर ही जो है आपका वो है सब्जेक्ट, फिर देखिए वर लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर बनाएगा एक इमेजिनेशन। और अगर वो बना रहा है इमेजिनेशन तो यहाँ पर जो आपने मी यूज़ किया है वो है आपका गलत, क्योंकि आपको यहाँ पर यूज़ करना था सब्जेक्टिव केस का स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो यहाँ पर आपने जो मी यूज़ किया है वो है गलत, मी की जगह आपको यूज़ करना था आई का। इफ़ ही वर आई ही वोंट डू दिस होता आपका बिल्कुल सही, यहाँ पर ये सेंटेंस है गलत। देखिए इस स्ट्रक्चर की और सबसे ख़ास बात ये होती है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट आप हमेशा यूज़ करते हैं वर का। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट आपकी जो वर्ब आती है वो हमेशा होती है वर्ब, वर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। देखिए जनरली जो कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा किया जाता है सेम केसेस में, मतलब कि आपका सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव से कंपेयर होगा, पोजेसिव होगा पोजेसिव से, और ऑब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव से। अब देख लेते हैं रूल। अ सब्जेक्टिव केस इज़ कंपेयर टू द सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो जैसे अगर लिखा हुआ है ही इज़ टॉलर देन मी, ही है आपका सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस आपको कंपेयर करना था सब्जेक्ट से, मी है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा गलत, मी की जगह आपको यूज़ करना था आई का। ही इज़ टॉलर देन आई होता आपका सही, ही इज़ टॉलर देन मी है आपका गलत। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अ पोजेसिव केस इज़ कंपेयर्ड टू अ पोजेसिव केस, ठीक है। पोजेसिव केस को आप हमेशा पोजेसिव केस से ही करते हैं कंपेयर। तो माई कार इज़ बेटर देन योर, यहाँ पर ये सेंटेंस आपको देखने में बिल्कुल सही लगेगा, क्योंकि माय होता है पोजेसिव केस और योर भी होता है पोजेसिव केस। पर यहाँ पर आपका योर जो है वो है गलत, क्योंकि आपको योर नहीं योर्स का यूज़ करना था। योर्स का यूज़ करते तो वो होता आपका सही, योर का यूज़ है गलत। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि योर और योर्स में डिफरेंस, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। पर आपके लिए ये टास्क है कि आप अभी इसका हमें डिफरेंस कमेंट में करके बताएंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। एन ऑब्जेक्टिव केस इज़ कंपेयर्ड टू एन ऑब्जेक्टिव केस। देखिए ऑब्जेक्टिव केस को भी आप कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्टिव केस से, बट इफ़ कंपेरेटिव फॉर्म एंड विथ और, अगर कंपेरेटिव फॉर्म यानी कि जिस वर्ड का आपने यूज़ किया है कंपेयर करने के लिए वो ख़त्म होता है और से, तब वहाँ पर आप सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तब वहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस को करते हैं कंपेयर, अगर आपका कंपेरेटिव जो फॉर्म है या कंपेरेटिव जो वर्ड है वो ख़त्म होता है और के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं ही इज़ सीनियर टू आई, ही है यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव केस, ठीक है। आई भी है आपका सब्जेक्टिव केस। तो देखने में तो ये रूल बिल्कुल सही लगता है, देखने में सेंटेंस लगता है बिल्कुल सही, पर जो ये सीनियर है ना जो वो एंड हो रहा है ओ आर से। ओ आर से जब वो एंड होता है तब वहाँ पर आपको सब्जेक्टिव केस नहीं, आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्टिव केस का। तो ही इज़ सीनियर टू मी होता बिल्कुल आपका सही, ये सेंटेंस है आपका गलत। इस रूल को भी रखिएगा ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। एज देखिए एज भी सिमिलरिटी बताने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपको यूज़ करना होता है सब्जेक्टिव केस का। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, राम इज़ एज स्मार्ट एज मी। राम है यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर जो कंपैरिजन होगा वो होगा सब्जेक्टिव केस के साथ। मी है आपका ऑब्जेक्टिव जो है आपका गलत, मी की जगह आपको यूज़ करना था आई का। राम इज़ एज स्मार्ट एज आई होता आपका सही, ये सेंटेंस है आपका गलत। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की। अगर लगा हुआ है माय या फिर आर या फिर योर, देयर, हर
या हिज, ये सभी होते हैं आपके पॉजेसिव केस। और पॉजेसिव केस के लिए एक रूल होता है कि पॉजेसिव केस आप यूज़ कर सकते हैं केवल और केवल नाउन के पहले, ठीक है। तो अगर वो नाउन के पहले यूज़ होते हैं तभी वो आपके बताते हैं पोजीशन को। तो अगर कोई नाउन आपका नहीं लगा हुआ है तब आप उनका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो नाउन के बाद आप उनका यूज़ नहीं कर सकते, हमेशा आपको यूज़ करना है उनका नाउन के पहले। जैसे कि लिखा हुआ है माई कार इज़ रेड, कार है आपका यहाँ पर नाउन, उसके पहले आपने यूज़ किया है पॉजेसिव केस का, तो ये यहाँ पर है बिल्कुल सही। दिस इज़ माई कार अगर आपने यूज़ किया है तो कार है आपका फिर से नाउन, और नाउन के पहले आपने लगाया हुआ है पोजीशन, तो ये है बिल्कुल सही। दिस कार इज़ माई, यहाँ पर ये है आपका गलत, ठीक है। माई का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर यूज़ होगा माइन का, ठीक है। इसके साथ आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये कि जब भी नाउन अगर आपका बाद में होता है तो आप यूज़ कर सकते हैं माय का, पर अगर नाउन आपने पहले यूज़ की है तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे माइन का, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट को। थैंक यू।